अरियंत नमस्कार एवरीवन। आई होप आज का आपका इंग्लिश का पेपर क्लास 12th कॉमर्स का बहुत ही बढ़िया गया होगा। काफ़ी एक्सपेक्टेड लाइन पर ही क्वेश्चन है, कुछ एक आध दो क्वेश्चन इधर उधर ट्रिकी क्वेश्चन कह सकते हैं, बट अदर ओवर एंड ऑल इट्स अ गुड क्वेश्चन पेपर। सो लेट्स चेक आउट द सोल्यूशन फॉर सेक्शन ए। पहला जो है कॉम्प्रीहेंशन आपके इंडिगो चैप्टर से लिया गया था। पहला क्वेश्चन है हाउ व्हाट डिड द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्ट द जज। यहाँ पे ऊपर कॉम्प्रीहेंशन में ही डायरेक्टली दे रखा है। That comprehend answer to this question is ऑप्शन नंबर सी, टू पोस्टपोन द ट्रायल। यहाँ ऊपर ही आप देखोगे तो लिखा हुआ मिलेगा आपको, जज टू द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्ट द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल। ओके, वैसे सिमिलरली सेकंड क्वेश्चन का भी आंसर आपको ऊपर ही मिल जाएगा कॉम्प्रिहेंशन में। हु विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स, सो इट इज़ द ऑथोरिटीज हु विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स। देन क्वेश्चन नंबर 3, विद रेफरेंस टू द एक्सट्रैक्ट फॉर व्हाट डिड गांधी प्रोटेस्ट। गांधी जी ने किसके लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे वहाँ पे ऊपर, तो गांधी जी ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे थे फॉर डिले इन द ट्रायल, कि भाई डिले क्यों कर रहे हो, जल्दी से जवाब दे दीजिए जो भी देना है। देन हाउ डिड गांधी कंसिडर हिमसेल्फ गिल्टी। गांधी जी ने अपने आप को गिल्टी बोला कि आई एम गिल्टी, तो वो कैसे बता रहे कि वो गिल्टी है। तो इसका आंसर यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है। अगर आप सही से समझ नहीं पाए हो व्हाट द कॉम्प्रिहेंशन इज ट्राइंग टू टेल यू, तो यू मे think that all of the above is the correct answer, but no, option B is the correct answer. He had set a bad example as a lawmaker and disregarding to leave Champaran. Then question number 5, why did Gandhi ji disregard the order to leave Champaran। तो उन्होंने डिसरिगार्ड क्यों किया था, इसका आंसर आपका बोथ बी एंड सी आएगा, यानी कि बिकॉज ही ओबेड द हायर लॉ ऑफ आवर बीइंग, एंड सेकेंड बिकॉज ही ओबेड द वॉइस ऑफ कंसेंस। तो ये दोनों आंसर है, इसलिए ऑप्शन बी एंड सी इज़ द करेक्ट आंसर। ये भी आपके ऊपर कॉम्प्रिहेंशन में ऑलरेडी मेंशन्ड था, वहीं से आपको डायरेक्टली निकालना था। ओके, देन कम्स फिल इन द ब्लैंक। तो फिल इन द ब्लैंक में आपका आंसर में डायरेक्टली बोल बोल कर बताता जाता हूँ। आफ्टर डार्क शी, यहाँ पे आएगा वॉकड बाय द कैनल along a shattered path. I'm not writing the whole spelling, I hope you will understand it. Shattered path lighted only by the glare of the lamps from the wharf across the water, and the unceasing drone, 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 unceasing drone of the city was muffled and distant. muffled का मतलब है कम आवाज़, आवाज़ कम हो जाना। so muffled and distant, it was a place she had often played in when she was a child। यहाँ पे child आएगा। there was a wooden bench beneath, beneath, beneath a solitary elm where lovers sometimes came। so that's the answer for fill in the blanks। उसके बाद तो क्वेश्चन आंसर है। क्वेश्चन आंसर तो बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन है, कोई भी ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन नहीं है। मूविंग टू द सेक्शन बी, यहाँ पे आपके कॉम्प्रिहेंशन है, कॉम्प्रिहेंशन फ्रॉम द पोएम। क्वेश्चन नंबर 21, यहाँ पे भी कॉम्प्रिहेंशन बहुत ही सिंपल कॉम्प्रिहेंशन दे रखे हैं ऊपर। जो अगर आपको पोएम की समरी पता है तो देन यू विल बी एबल टू गिव द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 21। वेयर हैड द रोड साइड स्टैंड कम अप। तो रोड साइड स्टैंड कहाँ पे आया था, तो आपको ऊपर पढ़ोगे द लिटल ओल्ड हाउस वॉज आउट विथ अ लिटल न्यू शेड इन फ्रंट ऑफ एट द एज ऑफ द रोड वेयर द ट्रैफिक स्पेड। तो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि रोड साइड स्टैंड कहाँ पे आया, तो एट लिटल ओल्ड हाउस, लिटल ओल्ड हाउस में आया आपका रोड साइड स्टैंड, और कहाँ पे, एट द एज ऑफ द रोड। सो आंसर टू दिस क्वेश्चन आप यहाँ ऊपर से लिख सकते हो, इन द लिटल ओल्ड हाउस विच वॉज एट द एज ऑफ द रोड। ये आपका क्वेश्चन 21 का आंसर। 22, व्हाट वॉज द प्ली ऑफ दोज हु हैड सेट अप द रोड साइड स्टैंड। जिन्होंने रोड साइड स्टैंड बनाया है उनकी क्या प्ली थी, यानी कि उनकी क्या इच्छा थी या फिर क्या विश थी। रोड साइड स्टैंड दैट टू पैथेटिकली प्लेड, वहाँ के लोग क्या प्लीड कर रहे थे। इट वुड नॉट बी फेयर टू से फॉर अ डोल ऑफ ब्रेड फॉर बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश। तो यहाँ पे आप कह सकते हो दे प्लेड फॉर द कैश सो दैट दे कैन गेन सम मनी एंड हैव अ बेटर लाइफ। तो ये क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर। उनकी प्ली क्या थी, देयर प्ली वॉज दैट द जो यहाँ से रोड से गुजरे दोज पीपल शुड बाय समथिंग फ्रॉम देम एंड इन रिटर्न they will get some cash। Then question number 23,
हाउ वुड द फ्लो ऑफ कैश हेल्प द पीपल इन द रोड साइड स्टैंड। तो रोड साइड स्टैंड में जो लोग खड़े हैं उनको कैश से क्या फ़ायदा हो सकता है। तो ऑब्वियसली विद द कैश दे विल बी एबल टू लीव अ बेटर लाइफ, जस्ट लाइक द सिटी पीपल। जैसे सिटी पीपल को यहाँ पे आपके ऊपर कॉम्प्रिहेंशन में दे रखा है, जैसे सिटी पीपल को कैश के द्वारा दे आर एबल टू लीव अ बेटर लाइफ, सिमिलरली दोज पीपल ऑफ द रोड साइड स्टैंड विल ऑल्सो विल बी एबल टू लीव अ बेटर लाइफ बाय विद द हेल्प ऑफ कैश। देन क्वेश्चन नंबर 24, वाई इज द लास्ट लाइन इन द गिवन स्टैंजा अ मेटाफर। तो वाई इट इज़ अ मेटाफर, ऑब्वियसली बिकॉज देर इज अ कंपेरिजन बिटवीन व्हाट, कंपेरिजन बिटवीन कैश एंड वाटर, ये लास्ट सेकेंड लाइन की बात है। एंड ऑल्सो देर इज अ कंपेरिजन बिटवीन द फ्लो ऑफ कैश एंड वाटर, सो जस्ट लाइक द वाटर फ्लोज, सिमिलरली देर इज अ फ्लो ऑफ कैश फ्रॉम द सिटी टू दैट रोड साइड स्टैंड। एंड लास्ट लाइन में आप कह सकते हो मेटाफर इज ऑफ फ्लावर, वेयर फ्लावर कैन मीन बिजनेस। सो जस्ट लाइक यहाँ पे आपको बोल रखा है लास्ट लाइन में द फ्लावर ऑफ द सिटी इज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट। तो ये दो लाइन है वो मिलाकर मेटाफर बनती है वैसे। बट फॉर सम ऑफ द मनी द कैश हुज फ्लो सपोर्ट्स द फ्लावर ऑफ सिटीज फ्रॉम सिंकिंग एंड विदरिंग फेंट। कहने का अर्थ है कि जिस तरीके से कैश फ्लो जो होता है वो सिटी के फ्लावर्स को सिंक और विदर होने से रोकता है, उसी प्रकार से यही कैश हमारे यानी कि रोड साइड स्टैंड वाले लोगों को भी विदर होने से और सिंक होने से रोकेगा। तो दिस फ्लावर इज़ अ मेटाफर यूज्ड फॉर द लाइफ ऑफ द सिटी और फ्लावर इज़ यूज्ड फॉर द बिजनेस ऑफ द सिटीज़। तो बिजनेस या द लाइफ ऑफ द सिटीज़ सिंक नहीं हो रही है, विदर नहीं हो रही है क्योंकि कैश फ्लो है। तो मेटाफर क्या हुआ, मेटाफर इज कंपैरिजन बिटवीन द फ्लावर विद द लाइफ ऑफ द सिटी और बिजनेस इन द सिटी। ओके, देन द मोस्ट अवेटेड ऑफ ऑल, फिगर्स ऑफ स्पीच। यहाँ पे बहुत गड़बड़ होती है बच्चों की। आई होप आज किसी ने गड़बड़ नहीं की हो क्योंकि आज तो फाइनल एग्जाम था। क्वेश्चन नंबर 25, द मैसिव वेट ऑफ द अंकल्स वेडिंग बैंड। यहाँ पे मैसिव वेट ऑफ द अंकल्स बैंड बहुत ही एक्सैजरेटेड स्टेटमेंट है, हाइपरबली इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 26, पर्सोनिफिकेशन नहीं आएगा, अपॉस्ट्रॉफी नहीं आएगा। अपॉस्ट्रॉफी का मतलब होता है नॉन ह्यूमन ऑब्जेक्ट से बात करना, सिमिली तो है ही नहीं, लाइक और एज यहाँ पे दिख नहीं रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 26, ट्री इज ओल्ड एंड यंग। वेरी सिंपल, ओल्ड आया, यंग आया, टू अपोजिट वर्ड्स, एंटिथेसिस, नन अदर देन, देयर इज नो अदर ऑप्शन टू सर्च आउट फॉर। दो अपोजिट वर्ड्स मिल गए, काम पूरा, एंटिथेसिस। क्वेश्चन नंबर 27, perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and the latter proves to be alive, dead and alive. So antithesis is the answer. And you may think because all of this दे रखा है तो synecdoche और metonymy भी तो हो सकता है, और अगर तीनों है तो all of this should be the answer. But यहाँ पे इस सेंटेंस में synecdoche कहीं नहीं दिख रहा है। synecdoche का मतलब when a whole is used to describe a part or a part is used to describe the whole, ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं mentioned है, और metonymy भी कुछ नहीं दिख रहा है यहाँ पे। तो there is no synecdoche or metonymy, so antithesis has to be the answer for 27. 28, and looked out at young trees sprinting. Young trees sprint कर रहे हैं, so young trees which is a non-human object and it is sprinting which is a human quality, so personification, no doubt about that. ये 28 का आंसर हो गया। Now 29, 30, 31, these are all question and answers. Then comes your पैसेज अगेन। तो क्वेश्चन नंबर 35, ये आपका सप्लीमेंट्री रीडर के क्वेश्चन है। वाई डिड द गर्ल फॉल अबाउट विद लाफ्टर। तो द गर्ल फॉल अबाउट विद द लाफ्टर बाय रिमेंबरिंग, वो ये आपके ऊपर ही पैराग्राफ में मिल जाएगा। बाय रिमेंबरिंग द मेमोरी ऑफ द बिग मैन हु वॉज मेकिंग अ गेम आउट ऑफ कैरिंग द पार्सल। तो वो जो बड़ा सा इंसान था जो पार्सल कैरी कर रहा था और बहुत अजीबो गरीब तरीके से पार्सल कैरी कर रहा था, दैट इज़ व्हाट द गर्ल इज़ लाफिंग अबाउट। बट वाई वॉज अनन not amused by the story? Why he is not amused? Because Anand has come to know that this story is not about a laughter or a comic thing, but it is all about the discrimination between the upper class and the lower caste people. तो अपर कास्ट और लोअर कास्ट के बीच का जो डिफरेंस है, जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, उसकी ये स्टोरी थी। यहाँ पे हंसने वाली कोई बात नहीं थी। दैट्स वाई अनन वॉज नॉट अम्यूज्ड बाय द स्टोरी। नाउ सदाओ की स्टोरी के ऊपर से एक क्वेश्चन, आपका एक पैराग्राफ है, क्वेश्चन नंबर 37, जो बता रहा है अंडर व्हाट सर्कमस्टेंसेस कुड सदाओ टर्न द वाइट मैन ओवर टू द पुलिस विदाउट डिफिकल्टी। तो
और यहाँ पे आपको ऊपर ही मिल जाएगा आंसर, इफ़ द मैन वर होल आई कुड टर्न हिम ओवर टू द पुलिस विदाउट एनी डिफिकल्टी। तो इफ़ द मैन वर होल का मीनिंग क्या होता है? मीनिंग दैट ही वॉज नॉट बैडली इंजर्ड। इफ़ द मैन वॉज नॉट बैडली इंजर्ड, सदाओ ने उस वाइट मैन को पुलिस को हवाले कर दिया होता। देन कम्स क्वेश्चन नंबर 28, वाई द सदाओ कंसिडर द इंजर्ड सेलर एज हिज एनिमी? वेरी सिंपल, ये भी आपको क्वेश्चन में ही ऊपर मिल जाएगा, ऊपर पैराग्राफ में मिल जाएगा, बिकॉज ही वॉज एन अमेरिकन। क्वेश्चन नंबर 39, वाई डू सदाओ एंड हना फाइनली डिसाइड टू डू विद द इंजर्ड सेलर? ये भी ऊपर मिल जाएगा। दे डिसाइड टू कैरी हिम इन टू द हाउस, तो घर पे ले जाने की वो डिसीजन लेते हैं। देन कम सेक्शन सी, यहाँ पे आपके रेक्टिफाई द एरर, वन ऑफ द मोस्ट ईजिएस्ट क्वेश्चन था इस पूरे चैप्टर, इस पूरे के पूरे पेपर का। यहाँ पे है द चाइल्ड विल ग्रो, नहीं आएगा ग्रो, द चाइल्ड विल ग्रो अप टू बिकेम, नहीं बिकम हो जाएगा। द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स, ऑन यहाँ पे मिस्टेक है, वॉरियर ऑफ वॉरियर्स। द बिट देयर, ये वाली तो मिस्टेक मैं बार बार क्लास में बोलता रहा हूँ कि ये एक बार मिस्टेक चेक करते रहिएगा, कहीं THEIR के जगह पे THERE या वाइस वर्सा ना दे रखा हो। और फाइनली यहाँ पे बोर्ड के एग्जाम में पूछ लिया यही। तो वंस अगेन, द चाइल्ड विल ग्रो टू बिकम, ग्रो अप टू बिकम द वॉरियर ऑफ वॉरियर्स। They bit their 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 lips and swallowed hard. Okay. Now पंचुएशन में आप देख सकते हो, डायरेक्ट आपके टेक्स्ट बुक में से ही उठाया गया पैराग्राफ है। दिस मॉर्निंग साहेब इज़ ऑन हिज वे टू द मिल्क बूथ, यहाँ पे फुल स्टॉप है। इन हिज हैंड इज़ अ स्टिल कैनिस्टर, अगेन अ फुल स्टॉप। देन 46, यहाँ पे आप देखोगे तो दिस इज़ अ डबल कोटेशन। सो आई नो वर्क इन अ टी स्टॉल डाउन द, I now work in a tea stall down the road, यहाँ पे आएगा कॉमा एंड डबल इनवर्टेड कॉमास क्लोज्ड। दोज हु मे गेट कन्फ्यूज कि सर यहाँ पे दो पंचुएशन क्यों डाल रहे हो एक ही ब्लैंक में, तो माइंड वेल आई टेल यू, ये 46 में आपने जो पंचुएशन लिखा था डबल इनवर्टेड कॉमास स्टार्टेड, तो डबल इनवर्टेड कॉमा क्लोज्ड, ये पूरा एक ही पंचुएशन कंसिडर किया था। डबल इनवर्टेड कॉमा स्टार्ट एंड क्लोज, ये पूरा एक पंचुएशन हुआ, एंड 47th वाले ब्लैंक में आपका आएगा कॉमा। सो दीज आर द 4 पंचुएशन जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में आते थे। ओके, नाउ कम्स idioms and phrase, 48th क्वेश्चन। नाउ दिस क्वेश्चन इज अ बिट एम्बिगुअस, इसका आंसर कोई परफेक्ट है आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि टू बर्न द कैंडल्स एट बोथ एंड्स का मीनिंग होता है बहुत ज़्यादा मेहनत करना, दिन रात एक कर देना, इसका मीनिंग ये होता है। बट यहाँ पे टू फाइट, टू चेंज टू दी अपोजिट पार्टी, टू स्पेंड एक्स्ट्रावेगेंटली, कुछ भी ऐसा सेट नहीं होता है। बट नियर अबाउट अगर मैं कहूँ कि जो लाइकलीहुड आंसर फ्रॉम ऑल द 3 ऑप्शन वुड बी टू फाइट, मतलब बहुत ज़्यादा मेहनत करना, फाइट कर कर जीना, टू फाइट अगेंस्ट ऑल दी ऑड्स, इस तरीके से अगर सेट करना चाहो तो फाइट एक थोड़ा सा नज़दीक वाला आंसर नज़र आता है। बट अदर देन दैट देयर इज़ नो अदर आंसर। बाकी के 2 तो और डेफिनेटली नहीं है। ओके, मूविंग ऑन टू द 49th क्वेश्चन। हिज स्पीच फेल फ्लैट ऑन दी ऑडियंस, मतलब कि ऑडियंस को कुछ ज़्यादा भाव नहीं दिया। सो दैट मीन्स टू प्रोड्यूस नो इफेक्ट। फेल फ्लैट ऑन दी ऑडियंस का मतलब होता है उसका कोई ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ ऑडियंस के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 50, ही हेल्ड आउट द ऑलिव ब्रांच। टू हेल्ड आउट एन ऑलिव ब्रांच का मतलब होता है टू मेक एन ऑफर ऑफ पीस। मूविंग ऑन टू द 51st क्वेश्चन, आई विल मूव हेवन एंड अर्थ टू गेट जस्टिस डन फॉर हर। मैं धरती पाताल एक कर दूंगा, इसका मतलब क्या है? टू मेक एवरी पॉसिबल एफर्ट। ये आपके idioms एंड phrases के आंसर्स हो गए। इनडायरेक्ट स्पीच का आंसर मैं यहाँ पे लिखूंगा तो ज़्यादा क्लमजी हो जाएगा। बेटर आई विल प्रोवाइड यू इन द PDF इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अभी डूएस डायरेक्टेड पे आ जाते हैं। इवेंट्स मेड नो शो ऑफ रेजिस्टेंस, यहाँ पे आपको अफर्मेटिव बनाना है, मतलब कि आपको नो हटा देना है। तो देर आर 2 आंसर्स, इवेंट्स हार्डली शोड एनी रेजिस्टेंस और अवॉइडेड टू शो एनी रेजिस्टेंस। सो आंसर इज D, दैट इज बोथ A and B। मूविंग ऑन टू 54, इट हैड मेंट अ लॉन्ग एंड ट्रिकी ऑपरेशन। तो क्वेश्चन टैग लगाना था, बहुत सिंपल है, हेड है तो हेडेंट हैज़ टू बी द आंसर। सो इट हैड मेंट अ लॉन्ग एंड ट्रिकी ऑपरेशन, हेडेंट इट इज द आंसर। सो ऑप्शन B। मूविंग ऑन टू 55, ही रैप्ड आउट हिज ऑर्डर्स टू द ड्राइवर। चेंज द वॉइस है तो आपको हमेशा पहले इसके अंदर वर्ब को पकड़ना होता है, दैट इज रैप्ड आउट। हु रैप्ड आउट? ही। व्हाट डिड ही रैप्ड आउट? हिज ऑर्डर्स। तो हिज ऑर्डर्स आगे आ जाएगा। सो द आंसर इज D over here, हिज ऑर्डर्स वर रैप्ड आउट
टू द ड्राइवर बाय हिम। एंड दोज हु आर कन्फ्यूज के सर वॉज क्यों नहीं, तो ऑर्डर्स लिखा हुआ है तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे वर बन जाएगा। प्लस यहाँ पे वर आया था साथ में लेकिन बीइंग भी लगा दिया था, तो इसके कारण आपका टेंस चेंज हो जाता है। बीइंग का मतलब कंटिन्यूस टेंस आ गया, तो कंटिन्यूस टेंस क्वेश्चन में नहीं था तो आंसर में भी नहीं आएगा। यहाँ पे भी आपका टेंस चेंज हो रहा है तो ऑप्शन ए भी एलिमिनेट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 56, ही रीइटरेटेड हिज थैंक्स एंड स्लोली क्रेडल्ड द फोन। यहाँ पे आपको सिंपल सेंटेंस चूज करना था, सो सिंपल सेंटेंस यहाँ पे ए इज़ द सिंपल सेंटेंस, ए इज़ द करेक्ट आंसर। रिट्रेटिंग हिज थैंक्स ही स्लोली क्रेडल्ड द फोन। बाकी के जो ऑप्शन है वो आपके कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन रहे हैं और कंपाउंड सेंटेंस बन रहे हैं। ही नॉट ओनली बट ऑल्सो, तो ये आपका कंपाउंड हो गया, सो दैट्स नॉट द आंसर। फिर यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आ गया एस सुन एस वाला, एंड देन ये आप सिंपल है बट ये मीनिंग चेंज हो जाता है। बीइंग रीइटरेटेड हिज, बीइंग नहीं होता है, हैविंग रीइटरेटेड लिखा होता तो फिर सोच सकते थे, बट या सो विदाउट मेकिंग एनी मोर कन्फ्यूजन ऑप्शन ए वॉज द करेक्ट आंसर फॉर 56। 57, द गेट्स ऑलवेज ओपन। इसके अंदर आपको इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाना है, तो मतलब आप गेट्स मतलब गेट इज़ ऑलवेज ओपन, तो इज़ आ रहा है तो इजंट द गेट ऑलवेज ओपन, यानी ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। कैसे लिखते हो ये? द गेट इज़, आपको पहले पीछे क्वेश्चन टैग लगा देने का, तो इज़ लिखा है तो उसका इजंट हो जाएगा, इजंट द गेट ऑलवेज ओपन, सो आंसर सी इज़ द करेक्ट आंसर। 58, इफ़ यू स्टेयर लाइक दैट आई विल बी अनेबल टू राइट। अब इसका आंसर कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाला था, बट या डेफिनेटली ए इज़ द करेक्ट आंसर विदाउट एनी डाउट, विदाउट इवन एन आयोटा ऑफ डाउट ओवर हियर, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। जिसको नहीं समझ में आ रहा है ये ऑप्शन ए कैसे है, तो मैं सिर्फ इतना बता देता हूँ कि अनलेस का मतलब क्या होता है। अनलेस इज इक्वल टू इफ़ नॉट। अब आप इसके बारे में सोचकर खुद से समझ लीजिएगा। अगर आपको ये चीज़ समझ में आ गई तो यू विल बी वेरी मच बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द करेक्ट आंसर टू 58। 58 का ए आंसर फाइनल है। देन कम्स अनसीन कॉम्प्रीहेंशन। अब अनसीन कॉम्प्रीहेंशन तो बड़ा सिंपल कॉम्प्रीहेंशन पूछा गया था, कोई भी डिफ़िकल्ट नहीं कह सकती इस क्वेश्चन को, तो डायरेक्ट आपको कॉम्प्रीहेंशन में से ही आंसर मिलने वाले क्वेश्चन से। पहला वाला 59, व्हाट आर द 7 क्रिएटिव फील्ड्स, तो ऊपर जाके देखो तो डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा कि भाई वो कौन से 7 फील्ड्स के अंदर आपको ये दिया जाता है। तो 7 फील्ड्स आर क्राफ्ट्स, फोक एंड आर्ट्स, डिज़ाइन, फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी, लिटरेचर, मीडिया आर्ट्स एंड म्यूजिक। दैट्स द आंसर फॉर 59th क्वेश्चन। 60th क्वेश्चन, विच सिटी हैज़ बीन एडेड टू UCCN इन द कैटेगरी ऑफ लिटरेचर। ये भी ऊपर डायरेक्टली था, मतलब लिटरेचर की कैटेगरी में किसे डाला गया था, तो लिटरेचर की कैटेगरी में हमने कोझिकोड को डाला हुआ है, सो कोझिकोड इज़ द आंसर। वाई वॉज UCCN क्रिएटेड, उसके नीचे ही आंसर है। UCCN वॉज क्रिएटेड इन 2004 टू प्रमोट कोऑपरेशन अमॉन्ग सिटीज़ दैट हैव आइडेंटिफाइड क्रिएटिविटी एज अ स्ट्रेटेजिक फैक्टर फॉर सस्टेनेबल अर्बन डेवलपमेंट। ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 61 का भी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 62, हाउ मेनी सिटीज़ अराउंड द वर्ल्ड हैव बीन इंक्लूडेड इन दिस नेटवर्क। कितने सिटीज़ है? हाँ, यहाँ पे गड़बड़ की तो प्रॉब्लम हो जाएगा। आंसर यहाँ पे क्लियर है, देर आर 350 सिटीज़ इन मोर देन 100 कंट्रीज विच आर इंक्लूडेड इन दिस UCCN नेटवर्क। कहीं गलती से ये 55 न्यू सिटीज़ ना लिख कर आ जाना, ये तो 55 नई सिटी ऐड हुई है। इन टोटल देर आर 350 सिटीज़, क्वेश्चन में कितनी सिटीज़ थी वही पूछा है। विच सिटी हैज़ बिन एडेड इन द कैटेगरी ऑफ द क्राफ्ट्स एंड फोक आर्ट्स, ये भी ऊपर ही डायरेक्ट आंसर है। फोक आर्ट और क्राफ्ट्स में किसे डाला गया है, तो श्रीनगर को डाला गया था, सो श्रीनगर इज़ द आंसर। नाउ द नेक्स्ट पोएम, इट्स अ वेरी गुड पोएम। तो काफ़ी फेमस ही पोएम है ये। इंटरस्टेलर मूवी देखी होगी तो इस पोएम को तो डेफिनेटली जानते ही होंगे। तो इट बिकेम मोर फेमस आफ्टर दैट इंटरस्टेलर मूवी। एनी विच वेज यहाँ पे आपको बात की गई है डेथ के बारे में। तो लेट्स सी इस पोएम के क्वेश्चंस क्या थे। व्हाट शुड एन ओल्ड एज डू एट द क्लोज ऑफ द डे। तो ओल्ड एज जो है उसको क्या करना चाहिए एट द क्लोज ऑफ द डे, ऐसा करके क्वेश्चन है। आंसर इज द ओल्ड एज शुड बर्न एंड रेव। आई थिंक दिस इज डायरेक्टली फ्रॉम द क्वेश्चन इटसेल्फ। आप अगर ढंग से रीड करो तो स्टार्टिंग में लिखा है द ओल्ड एज शुड बर्न एंड रेव एट क्लोज ऑफ द डे। एट क्लोज ऑफ द डे मतलब कि जब डेथ नज़दीक हो तो बर्न और रेव करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 60, व्हाट डू वाइज मैन नो एट देयर एंड। तो मैं अभी इसका सिर्फ डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ।
वो भी ऊपर आप थोड़ा सा ढंग से रीड करो, पोएम तो समझ जाओगे. वॉट डू द वाइज मैन नो एट देयर एंड. वाइज मैन को मरते वक्त क्या पता होता है? दे नो दैट द डेथ इज़ inevitable and that their work has remained incomplete. They have not been able to complete their work. Then comes the 61. Why do the good men grieve while saying the last goodbye? अच्छे जो मैन होते हैं वो क्यों ग्रीव करते हैं, सैड होते हैं जब वो लास्ट गुड बाय दे रहे होते हैं? बिकॉज दे फील दैट दे कुड हैव डन मच मोर if they would have got some extra time, but then the death is near, they cannot do anything about it, and that's why they are grieving. Then comes the 62nd question. What is the meaning of rage raised against the dying of the light? इसका मतलब होता है to fight against the death, कि death आ गई है, ठीक है, no issues, but then you have to fight against it. That means you still have some juice left before you die. तो वो जितना समय भी बचा है उस समय में भी कुछ ना कुछ अच्छा काम करके जाओ. ये नहीं कि भाई अब तुम्हें 60 का हो गया, रिटायर हो जाते हैं, बैठ जाते हैं, अब मेरे को तो कुछ करना नहीं है. नॉट लाइक दैट. जब तक जी रहे हो, keep on doing certain things, keep on improving the society. Then comes the 63. Why are wild men sad? तो wild men क्यों sad है? तो wild men के बारे में यहाँ पे बताया गया है that wild men who caught and sang in the sun in flight and learned too late, they grieved it on its way. मतलब कि वाइल्ड मैन जो लोग पूरी ज़िंदगी भर मस्ती से जिए, बिना टेंशन फ्री वाली लाइफ जिए, बिना किसी टेंशन की वो लाइफ जीते रहे हैं, फिर भी अब वो अफसोस कर रहे हैं कि यार कुछ कर लिया होता है, पूरा ज़िंदगी ऐसे ही बिता दिया बिना किसी टेंशन के, बिना कुछ अच्छा काम किए, सिर्फ ऐसे ही टाइम पास में पूरा ज़िंदगी निकल गया. तो नाउ वाइल्ड मैन आर ऑल्सो वेरी अनहैप्पी when the death is near. So that was it. उसके बाद तो बाकी के सारे क्वेश्चंस राइटिंग सेक्शन के हैं, जो एक बार मैं रीड कर देता हूँ. कि यहाँ पे आपको पूछा गया था, एडवर्टाइजमेंट पूछी गई थी जहाँ पे आप यू आर एन ओनर ऑफ ए न्यू रेस्टोरेंट और आपको उसकी एड बनानी थी. देन उसके बाद आपको यहाँ पे 7-8 पॉइंट दे रखे हैं रिगार्डिंग द कुतुब मीनार, एंड आपको उसके ऊपर से एक पैराग्राफ बनाना था, या फिर यू हैव टू प्रिपेयर द नोट्स फ्रॉम द फॉलोइंग पैसेज. तो एक पैसेज दे रखा है, उसके आपने नोट्स बनाने थे. उसके बाद कम्स यू नीड टू राइट एन ईमेल टू द म्यूनिसिपल कमिश्नर. वेरी कॉमन सा क्वेश्चन पूछा जाता है, कंप्लेनिंग अबाउट द वेरी पुअर कंडीशन ऑफ द सिटीज़ roads in your city after the monsoon and lot of the digging of for the cables. So I think this is a perpetual problem in almost all the cities of India, so nothing new. काफ़ी सारे कमिश्नर को लेटर ऐसे भी लिखे जाते होंगे. क्वेश्चन नंबर 67. यहाँ पे आपको रिपोर्ट लिखना था, जहाँ पे आप बता दोगे कि ये ओल्ड ट्रेडिशनल मैनर से जो हम सेलिब्रेट करते थे हमारे फेस्टिवल को, वो सब खत्म होता जा रहा है, एंड न्यू वेज ऑफ सेलिब्रेटिंग इज़ कमिंग. सो how it is impacting our life in the society and also the society. Or there was an option to write an article on lack of traffic sense. I think this is also a perpetual topic that could be asked anytime. कभी भी सुधरने नहीं वाला है, हमेशा कुछ ना कुछ ट्रैफिक सेंस का लैक तो आपको इंडिया में देखने को ही मिलता है. देन कम्स 68. यू आर रिया और रोमिल शाह एंड यू नीड टू अप्लाई फॉर द पोस्ट ऑफ फ्लोर मैनेजर टू द डायरेक्टर ऑफ एपेक्स इलेक्ट्रॉनिक्स, आश्रम रोड, गांधीनगर, अलॉन्ग विद योर रेज्यूमे लिखना था. तो फ्लोर मैनेजर के लिए आपको लिखना था ये जॉब एप्लीकेशन. एंड देन देयर वाज अ ऐसे. हमेशा से एक ऐसे तो ऐसा होता है जो प्रोवर्ब के बेस्ड पे होता है. इस बार प्रोवर्ब आया है स्काई इज़ द लिमिट, एंड देन स्काई इज़ द लिमिट, आई होप समझ में आ रहा है, वेरी सिंपल था. एंड इम्पॉर्टेंस ऑफ पेरेंट्स एंड टीचर्स इन कैरेक्टर फॉर्मेशन ऑफ चिल्ड्रन. अगेन अ वेरी ससिंक्ट टॉपिक, काफ़ी अच्छा टॉपिक है. काफ़ी कुछ लिखा जा सकता है बी के अंदर भी. जो भी आपने अटेम्प्ट किया हो, आई होप अच्छा लिखा हो. एंड लास्ट में उसके ऑप्शन में आपको अवेलेबल था स्पीच लिखने का, जहाँ पे कहा गया कि यू आर अ वेरी वेल नोन बिजनेसमैन जो स्कूल एनुअल डे पे गए हो, एंड यू नीड टू प्रिपेयर अ स्पीच इन अराउंड 250 वर्ड्स टू एड्रेस द स्टूडेंट्स ऑफ द स्कूल. गुड लक फॉर द फ्यूचर टेस्ट्स, एग्जामिनेशंस, एंड आई होप आप सब लोगों के सारे एग्ज़ाम्स जो बोर्ड की एग्ज़ाम्स थी काफ़ी अच्छी गई होगी, एंड यू ऑल विल स्कोर गुड एंड फेयर गुड इन योर फ्यूचर एंडेवर्स. अरिहंत नमस्कार.